Welcome to Commerce followers. How are you today? Better? Okay. Today we are going to understand scientific principles of F.W. Taylor. So now let's start. Before start scientific principles of F.W. Taylor, we must know about F.W. Taylor. F.W. Taylor was an American who started his career as a machinist. F.W. टेलर एक अमेरिकन थे. इन्होंने अपना करियर एज अ मशीनिस्ट, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर स्टार्ट किया. ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंजीनियर. ग्रेजुअली अपने हार्ड वर्क और प्रोग्रेस के थ्रू इन्होंने चीफ इंजीनियर की पोजीशन हासिल की. ही इंट्रोड्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा. इन्होंने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक डेटा के बेस पर इंट्रोड्यूस करवाया. टेलर अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. मैनेजमेंट फील्ड में काफ़ी स्टडी करने के बाद टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किया. इस कंट्रीब्यूशन के बेस पर, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से F.W. टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस इज अ समरी चार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर. So first is science, not rule of thumb. Second is harmony, not discord. Mental revolution. Cooperation, not individualism. Division of responsibility. Efficiency and maximum prosperity. Okay, now let's discuss one by one. So first point, that is science, not rule of thumb. Science means the knowledge gained by observation and experimentation. एक बार और. Science means knowledge gained by observation and experimentation. Rule of thumb. Rule of thumb means decision based on personal judgment, या हम कहेंगे decision based on common sense, या फिर हम कहेंगे guess work. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय के वर्क को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ करे, ना कि रूल ऑफ थंब, ना कि पर्सनल जजमेंट के बेस पर डिसीजन ना ले, बल्कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करे. मीन्स ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मालूम करे कि पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना टाइम रिक्वायर है. ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मालूम करे कि पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना टाइम रिक्वायर है. डिटरमाइन करे, ये डिटरमाइन करे कि एम्प्लॉय एक दिन में कितना काम कर सकता है. ये फाइंड आउट करे कि पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट मेथड और इजी मेथड कौन सा है. क्लियर है? साइंटिफिक मेथड यूज़ करने से टाइम भी सेव होगा, ह्यूमन एनर्जी भी सेव होगी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ओके, सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी मीन्स गुड रिलेशनशिप, या हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन. डिस्कॉर्ड मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हम कहेंगे डिस्प्यूट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be harmony between the employees and management. According to this principle, management and employees के दरमियान good relationship होने चाहिए, या हम कहेंगे coordination होना चाहिए. सर अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान गुड रिलेशनशिप हो गए और कोऑर्डिनेशन होगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या होगा? सर, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गए? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज हो गए. क्लियर है? हाँ, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के दरमियान प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा. Third principle, that is mental revolution. Mental revolution means change in attitude
Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of the employees and management towards each other. ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड में होने वाले चेंजेस पर फोकस करता है. ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड में होने वाले चेंजेस पर फोकस करता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय के लिए सूटेबल वर्किंग कंडीशन क्रिएट करे. मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय के लिए सूटेबल वर्किंग कंडीशन क्रिएट करे और फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे. इससे एम्प्लॉय के एटीट्यूड में चेंजेस होंगे. क्लियर है? और एम्प्लॉय को चाहिए कि केयरफुली जॉब परफॉर्म करे, रिसोर्सेस वेस्ट ना करे और जॉब में अपना 100% डिवोट करे. इससे मैनेजमेंट के एटीट्यूड में चेंजेस होंगे और दोनों ये रियलाइज करेंगे कि दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस है. दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस है, जिससे दोनों में कोऑपरेशन क्रिएट होगा. जिससे दोनों में कोऑपरेशन क्रिएट होगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो जाएगा. Fourth principle, that is cooperation, not individualism. This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce. ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन पर फोकस करते हैं. ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन पर फोकस करता है. मीन्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम वर्क की तरह काम करना है. एज अ टीम वर्क की तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म की तरह. मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय का गोल सेम होना चाहिए. मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय का गोल सेम होना चाहिए. दोनों को इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के 2 पिलर्स की तरह है. दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है. इससे इंटरनल कंपटीशन खत्म होगा. इससे इंटरनल कंपटीशन खत्म होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और इजीली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा. फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क या हम कहेंगे काम को डिवाइड करते टाइम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है. काम को डिवाइड करते टाइम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है. मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो प्लानिंग करे. मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो प्लानिंग करे. एम्प्लॉय को इनकरेज करे. एम्प्लॉय को इनकरेज करे और उन्हें गाइड करे. क्लियर है? और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करे. प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करे और इम्प्लीमेंट करे और मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करे. इससे मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ के बेस्ट परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी. क्लियर है? सिक्स्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल, that is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. Prosperity means success. Best performance of any organization always depends on the skills and capabilities of its employees. means हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज पर डिपेंड होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड्स होता है. ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे. ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और एम्प्लॉयज़ को अपनी स्किल को जाहिर करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. क्लियर है? इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट पर होगा. इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट पर होगा
और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज की भी प्रॉस्पेरिटी होगी, एम्प्लॉयज की भी सक्सेस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारी अगली वीडियो तक बी हैप्पी।